हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग गोल्स के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारी यहाँ पर जो क्लासेस चली हुई है वो टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिवृत्ति की क्लासेस चली हुई है, जो कि ईएमआरएस के साथ साथ जो भी नवोदय विद्यालय समिति के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, जो कि आपकी वैकेंसीज जल्दी ही आपकी आने वाली है। तो टीजीटी पीजीटी दोनों ही यहाँ पर वैकेंसीज के लिए आपको टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पर पढ़ना है, जिसके लिए फ्री क्लासेस में आपकी यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको पसंद कर रहे होंगे। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो 2-3 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो चुकी है और उम्मीद करती हूँ आप सभी ने वो देख ली होंगी। सीरीज से प्लीज सब सारी की सारी क्लासेस को देखिएगा, बीच बीच में अगर देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो आज के इस क्लास में हम बात करेंगे फेजेस ऑफ टीचिंग के बारे में, शिक्षण के चरण के बारे में बात करेंगे। इससे पहले टीचिंग होता क्या है, उसके वेरिएबल्स, रिक्वायरमेंट्स, ऑब्जेक्टिव्स, एवरीथिंग हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम मैगजीन्स ऑफ टीचिंग को पढ़ चुके हैं और लेवल ऑफ टीचिंग हमने पिछली क्लास में यहाँ पर फिनिश किया है। आज हम यहाँ पर फेजेस करेंगे यानी कि चरणों की बात करेंगे। शिक्षण के चरण क्या होते हैं, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो चरण है, जो फेजेस वो दिए किसके द्वारा गए थे। तो फिलिप जैक्सन का नाम आप यहाँ पर ध्यान में रख लीजिएगा। अपना अगर आप नोट्स बना रहे हो तो उसमें ये सारे के सारी चीजें ऐड ऑन करते हुए चलिएगा। अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस पे पेड पीडीएफ की इंफॉर्मेशन यहाँ मुझसे ले सकते हैं। अच्छा, फेजेस की अगर बात करें, भाई होते क्या है चरण, तो ध्यान देना, जब हम शिक्षण करते हैं, जब भी हम पढ़ाई करवाते हैं एज ए टीचर, तो उसका प्रेजेंट करने का एक सिस्टमैटिक वे होता है, यानी कि व्यवस्थित क्रम में हम जो भी कंटेंट है उसको क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कंटेंट को हम सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं ताकि बच्चे को वो चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। यानी कि जब क्लासरूम के अंदर आप जाओगे, जब आप टीचर बन जाएंगे, जब आप या फिर अभी भी अगर आप किसी प्राइवेट में पढ़ा रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में आप ऑलरेडी वर्किंग हो, तो आप जब क्लासरूम में जाते हो तो उससे पहले का आप एक अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना करके जाते हो। क्लासरूम में आप क्या करते हो, उसके बाद जब आपको उसका इवैल्यूएशन करना होता है, उस मतलब जो आप टेस्ट वगैरह लेते हो, वो सारी प्रोसेस, तो उसका एक सीक्वेंस है। ऐसा नहीं है कि आप जाते के साथ सीधा पढ़ाने बैठ जाते हो, आपको अपनी खुद की भी स्ट्रेटेजीज यहाँ पर प्रिपेयर करनी होती है। तो शिक्षण में एक टीचर को ये सीखना बहुत जरूरी है कि फेजेस क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, जो आपको एक बेहतरीन टीचर बनाने में हेल्प करेगा। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको 3 फेजेस पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज प्रीएक्टिव फेज, जिसको पूर्व सक्रिय चरण आप कहेंगे, एंड सेकंड वन इज इंटरैक्टिव फेज, जिसको अंतर क्रियात्मक या फिर अंतर क्रिया चरण आप कुछ भी कह सकते हो, एंड थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव, जिसको उत्तर सक्रिय आप कह सकते हो, पश्चात क्रिया आप कुछ भी यहाँ पर कह सकते हो। हिंदी में जो नाम है वो इधर उधर आपके हो सकते हैं, इंग्लिश में आपके एज इट इज रहेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से प्री एक्टिव फेज से। हल्का सा जो मतलब हल्का नहीं, मेन डिफरेंस अगर मैं आपको तीनों के अंदर बताऊं, तो जो प्री एक्टिव फेज होता है वो क्या होता है, क्लासरूम से पहले का। ठीक है, बिफोर टीचिंग वाली जो प्रोसेस होती है, शिक्षण से पहले जो भी जो प्लानिंग जो है टीचर करता है, वो सारा क्या है आपका प्री एक्टिव फेज के अंदर आता है। ठीक है, टीचर नहीं आएगा, टीचिंग आएगा। बिफोर टीचिंग जो शिक्षक प्लानिंग करता है अपने कंटेंट को प्रेजेंट करने की, वो सारा किसके तहत आता है, प्री एक्टिव फेज के अंदर आता है, जिसमें प्लानिंग यानी कि योजना आ जाएगी। आपसे पूछ लेगा कि जो प्लानिंग है वो हम किस फेज में करते हैं, तो प्लानिंग हम प्री एक्टिव फेज में करते हैं। ठीक है, तो जो प्लानिंग है मतलब जिसको आप बाद में कक्षा में जाकर के प्रेजेंट करेंगे, उसकी प्लानिंग आप पहले से करते हो। अगर मैंने ये कंटेंट आपके सामने इधर लाया है, अगर मैंने इसको इस तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसके लिए मैंने पहले से प्लानिंग करी है, मैंने हर चीज यहाँ पर सोची समझी है कि किस तरीके से आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बताऊंगी। तो ये जो मेरी प्रिपरेशन थी, ये जो मेरी योजना थी, यहाँ पर खड़े होने से पहले, रिकॉर्ड करने से पहले, वो सभी मेरा किसका हिस्सा था, प्री एक्टिव फेज का हिस्सा था, यानी कि पूर्व सक्रिय चरण का ये हिस्सा था। तो इसमें हम प्लानिंग करते हैं, बिफोर क्लासरूम का ये सारा मैटर होता है, बिफोर टीचिंग वाली जो बात है वो आपका इसके तहत होती है। अब जब बात करते हैं इंटरैक्टिव, तो ध्यान दीजिएगा, ये ड्यूरिंग टीचिंग का है। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग का है, जब जो टीचर वो क्लासरूम में एंटर कर चुका है। क्लासरूम में जब टीचर एंटर कर जाएगा और जब वो अपने कंटेंट को प्रेजेंट करेगा, तो ये पूरा प्रोसेस उस चीज का है। आपने पहले प्लानिंग करी, देन बाद में टीचर जो है क्लासरूम के अंदर गए और फिर स्टूडेंट्स के सामने अपने कंटेंट को प्रेजेंट किया, तो ड्यूरिंग टीचर नहीं है, रियली सॉरी। ठीक है, ड्यूरिंग टीचिंग यानी कि शिक्षण के दौरान की प्रक्रिया है। अब जो कंटेंट आपने यहाँ पर प्रिपेयर किया था, उसको इम्प्लीमेंटेशन की बारी है, उसको आप लागू करेंगे, उसका कार्यान्वयन यहाँ पर होगा। ठीक है, जो प्लानिंग आपने करी थी उसका एग्जीक्यूशन यहाँ पर होगा। ठीक है जी, जो प्लान आपने प्रिपरेशन करा था उसको एग्जीक्यूट करने का काम इस पर्टिकुलर स्टेज में किया जाएगा, जो कि इंटरेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में।
इसके अलावा जो पोस्ट एक्टिव फेज है वो आफ्टर क्लास की बात है, ठीक है, आफ्टर क्लास, आफ्टर टीचिंग की बात है। आज मेरी स्पेलिंग पता नहीं इधर उधर हो रही है, आफ्टर क्लास, ठीक है, या फिर आप आफ्टर टीचिंग यहां पर लिख सकते हो कि क्लास के बाद का जो प्रोसेस है शिक्षण का वो सभी आपका इसके तहत आएगा। तो एक एक करके हम यहाँ पर जो फेजेस हैं वो यहाँ पर समझेंगे, इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशंस हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हमारे आते हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला है आपका प्रीएक्टिव फेज, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, अपने कंटेंट को अरेंज करते हैं, सारी चीजें करते हैं। तो उसमें जो ऑपरेशंस आप कह सकते हो, एक्टिविटी यहाँ पर कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कैसे हम इसको संचालित करते हैं, ठीक है, संचालन, या फिर आप कह सकते हो हम किन किन एक्टिविटीज के थ्रू ये सारी चीजें जो है वो करते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ध्यान देना, सबसे पहला जो स्टेप है प्री एक्टिव फेज में, जो आपकी टीचिंग का सबसे पहला स्टेप है, क्या है, फॉर्मुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, निर्देशात्मक उद्देश्यों का चयन करना आप कह सकते हो, आप उसको गठित करते हो, ठीक है, यहाँ यानी कि आप गोल यहां पर सेट करते हो, ठीक है, गोल्स का मतलब भी उद्देश्य ही होता है, आपके ऑब्जेक्टिव, आपके गोल सब उद्देश्य ही होते हैं। भाई कोई कंटेंट अगर एक टीचर प्रेजेंट करेगा तो उससे पहले वो ये देखेगा कि मैं, जैसे मान लो मैं ये पूरा प्रॉपर टॉपिक आप सभी के लिए यहाँ पर अरेंज करके लाई हूं, इसके लिए मैंने पहले से सोच लिया था कि गोल क्या है, इस टॉपिक को प्रेजेंट करने का मेरा मकसद क्या है। तो मकसद क्या है कि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है, आप इसकी एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बना पाए। तो जब टीचर क्लासरूम में जाता है, जब वो कंटेंट को प्रेजेंट करेगा तो उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी छोटे बच्चों या बड़े बच्चों, कोई भी टॉपिक हो, तो उसका एक गोल होता है, वो सेट करके चलता है कि इसको प्रेजेंट करने के बाद आफ्टर इवैल्यूएशन बच्चे को ये गोल क्या हो जाने चाहिए हैं, अचीव हो जाने चाहिए, बच्चा इस उद्देश्य तक पहुंच जाए, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है। सेकंड ये है सिलेक्शन ऑफ कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। अब जब मैंने गोल यहां पर कर लिया सेट, उसके बाद मैं क्या रेडी करूंगी कि मैं क्या पढ़ाने वाली हूं, मेरा कंटेंट क्या रहेगा, मेरी विषय वस्तु क्या रहेगी, मेरा सब्जेक्ट मैटर क्या रहेगा, ठीक है। उसकी प्रिपरेशन आपकी सेकंड नंबर पर आती है कि मैं क्या विषय पढ़ाने वाली हूं, क्या टॉपिक मैं पढ़ाने वाली हूं, उसकी पूरी अरेंजमेंट करना, ठीक है, वो क्या है, सेकेंड स्टेप के अंदर आता है। एंड थर्ड वन इज अरेंजमेंट ऑफ आइडियाज एंड टीचिंग स्टाइल, मतलब टीचिंग की जो स्टाइल है, यानी कि आप कह सकते हो विचारों की व्यवस्था और शिक्षण की शैली यहां पर आ जाएगी। यहां पर क्या है भाई, जो मैं आपके सामने विचार रखना चाहती हूँ, जो मैं चीजें एड ऑन करना चाहती हूँ, जो कंटेंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ, उसमें मेरे क्या आइडियाज है, साथ मेरे स्टाइल क्या है, ठीक है। मैंने कहा था कि जो शिक्षण एक कला होती है, भाई मैं कैसे उस कंटेंट को प्रेजेंट करूंगी, मेरी शैली क्या है, मेरा स्टाइल क्या है उसको प्रेजेंट करने का एज ए टीचर, मैंने इस कंटेंट को इस तरीके से प्रेजेंट किया है ताकि आपको समझ में आ जाए। हर टीचर का अपना स्टाइल होता है प्रेजेंट करने का, तो टीचर ये भी सुनिश्चित करेगा कि वो किन विचारों के साथ और किस स्टाइल के साथ अपने कंटेंट को जो उसने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया उसको प्रेजेंट करेगा। तो ये प्रिपरेशन की जर्नी में आता है। नेक्स्ट वन इज टीचिंग स्ट्रेटेजीज। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कोई चीज प्रेजेंट करते हो बच्चे के सामने, जब आप कोई सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए आप मल्टीपल स्ट्रेटेजीज का इस्तेमाल करते हो। इसमें क्या आ सकते हैं, इसमें आ सकते हैं आप किन एड्स का इस्तेमाल करेंगे, आप किन मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, आप कौन सी सहायक विधियों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें किसमें आती है, आपकी टीचिंग स्ट्रेटजीज में आती है, यानी कि जो आप एग्जांपल्स कौन सा यहाँ पर यूज करेंगे, हर चीज भी आप कैसे कंटेंट को प्रेजेंट करेंगे वो सारा टीचिंग स्ट्रेटजीज के अंदर आ जाता है, यानी कि रणनीतियों के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन और मैनेजमेंट ऑफ क्लास। आप पहले से ही, भाई मुझे पता है मेरा ये जो टॉपिक है वो मुश्किल से 20 मिनट के अराउंड मेरा आराम से मैं इस चीज को खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो टीचर को पता रहता है भाई ये कंटेंट मैं इतने टाइम में डिलीवर कर दूंगा, तो ड्यूरेशन में यहाँ पर टीचर ऑलरेडी मैनेज करके चलता है। क्लासरूम को मैनेज हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, क्लासरूम का प्रबंधन हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, वो सारी चीजें भी इसी का ही पार्ट हो जाती है। एंड लास्ट में जब हम कंटेंट को डिलीवर कर चुके होंगे तो हम इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, ये भी किसका हिस्सा होता है, आपके प्लानिंग का हिस्सा होती है कि हम किन उपकरणों का, किन तकनीक का यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। जब मैं आपको इवैल्यूएशन टॉपिक कराऊंगी तो उसमें टूल्स एंड टेक्निक्स बहुत अच्छी तरीके से आपको कराऊंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि व्हाट इज टूल्स एंड टेक्निक्स, ऑल्दो ये आप सभी टेट एग्जाम के अंदर पढ़ के आ रखे हैं क्योंकि वो ही सेम चीज आती है इसमें, बट मैं आपको फिर से कराऊंगी, ओके। तो इवैल्यूएशन के अंदर आपको, मतलब जो इवैल्यूएशन का प्रोसेस है वो भी टीचर यहाँ पर सोच करके चलता है। अब यहाँ पर प्लानिंग पूरी हो चुकी है भाई, योजना पूरी बन चुकी है। अब नेक्स्ट फेज में टीचर जो है वो एंटर करेगा। ये पूरा प्रोसेस जो है वो क्या है, क्लासरूम में एंटर करने के बाद का है,
टीचर ने प्रिपरेशन कर ली, अब वो उसको लागू करने वाला है, अब उसको क्लासरूम में इंप्लीमेंट करने वाला है, उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला है। तो दिस इज इंटरेक्टिव फेज, जिसको हम इंप्लीमेंटेशन फेज कहते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं भाई इसमें इंटरेक्शन देखने का मिलेगा, किसका, स्टूडेंट और टीचर का इंटरेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके जो ऑपरेशंस हैं भाई कितने स्टेप में ये डिवाइडेड है। तो सबसे पहले सेटिंग ऑफ द क्लास, यानी कि जो क्लास है आपकी उसको सेट करना, आप कह सकते हो उसको अरेंज करना या फिर स्थापना करना, आप कुछ भी यहाँ पर कह सकते हो। इसका मतलब क्या है कि जब जैसे ही हम क्लासरूम में एंटर करते हैं तो एंटर करते के साथ एक टीचर ये नहीं करता कि फटाफट बुक निकाल लो, चलो ये चैप्टर है लिखने लग जाओ, नोटबुक निकाल लो, ठीक है। ऑल तो बहुत टीचर ऐसे करते हैं, बट दिस इज नॉट द वे, ठीक है, ये अच्छा तरीका नहीं है। सबसे पहले एक टीचर नजर भर डालता है अपनी क्लास में कि बच्चे किस मूड के साथ बैठे हुए हैं, कोई पीट के तो नहीं चला गया उनको, ठीक है। तो बहुत देखना पड़ता है कि बच्चे का इंटरेस्ट क्या है, और वो मतलब आंखों से एक टीचर आराम से कैच कर सकता है, ठीक है। ये सब आप अगर टीचर है तो आपको भी पता है ये सारी चीजें। तो क्लासरूम का मूड क्या है, क्लास का इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सारी चीजें देखनी होती है, भाई वो पढ़ने के इच्छुक है कि नहीं आज, तो क्लास को सेटअप करना, ठीक है। इसके अलावा अगर क्लास बहुत क्राउडेड है, ठीक है, भीड़ बहुत है क्लासरूम के अंदर, बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो अरेंज करने का काम एक टीचर का ही होता है। भाई एकदम से इतनी भीड़ को आप नहीं पढ़ा सकते हो, तो उसको अरेंज करने का काम भी किसका है, टीचर का होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अगर क्राउडेड है या फिर स्टूडेंट्स का मूड कैसा है, उनका इंटरेस्ट, उनकी रुचि है कि नहीं है, तो ये सारी क्लास को सेट करने का काम उस टीचर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब ये सारी चीजें हो गई है, अब करेगा टीचर डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मैंने बताया था कि मतलब होता है निदान करना, और जैसे एक डॉक्टर बीमारी का पता लगाता है तो उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, ऐसे एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की कमियों का पता लगाता है। अब कोई भी कंटेंट में आपको, अभी तो जैसे मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रही हूँ, अगर आप लोग मेरे सामने बैठे होते तो फिर मैं क्या कर सकती थी, मैं आपसे पूछ सकती थी यहाँ पर कि भाई आपकी क्या जानकारी है इस विषय के बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप क्या समझते हो। तो जब जो आंसर आप मुझे देंगे उससे मुझे ये पता चलेगा कि आप कितना जानते हो, ठीक है। आप कह सकते हो पूर्व ज्ञान लेना बच्चे का, ठीक है, पूर्व ज्ञान लेना, प्रायर नॉलेज बच्चे की चेक करना, ठीक है। प्रायर नॉलेज जो है वो बच्चे की चेक करना इस पर्टिकुलर स्टेज के अंदर आता है। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर मैं पढ़ाने वाली तो उसके बारे में पूछूं, मैं कैसे भी पूछ सकती हूँ, डिस्कशन के थ्रू पूछ सकती हूँ, किसी क्वेश्चन के थ्रू पूछ सकती हूँ, कुछ ऐसे हल्के फुल्के एग्जाम्पल ले सकती हूँ जिससे बच्चों का जो मूड है वो क्या हो जाए, लाइट हो जाए, ठीक है। अगर वो हल्के फुल्के इधर उधर भी हो रखे हैं, उनका अगर ध्यान भटक भी रहा है, तो ऐसे खुश मिजाज मतलब हंसी वाले जो ऐसे एग्जाम्पल एक टीचर यहाँ पर सेट कर सकता है जिससे बच्चों का इंटरेस्ट वापस से आ सकता है। तो यहाँ पर हम बच्चे का पूर्व ज्ञान चेक करेंगे। डायग्नोसिस का मतलब यही है, कमियां पता लगाना, जब वो हमें बताएंगे रिटर्न में कि भाई हम तो यही जानते हैं, इससे आप उनको डायग्नोसिस कर रहे हो, बाद में फिर आप रेमेडियल टीचिंग करते हो, ठीक है। फिर कंटेंट का प्रेजेंटेशन बाद में होगा। अब यहाँ पर सेट हो गई क्लास, उनका प्रायर नॉलेज आपने चेक कर लिया एज ए टीचर, अब आपका काम है हो गया है, अब आपको पता है आपको कैसे प्रेजेंट करना है। फिर आता है स्टार्टिंग ऑफ टीचिंग, ठीक है। अब आप अपना शिक्षण यहाँ पर करेंगे, ओके जी। जो कंटेंट आप यहाँ पर प्लान करके आए थे वो अब आप यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर दो जो है बेसिकली स्टेप होते हैं, वन इज एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन पता है भाई, एक्शन का रिएक्शन होता ही है, एक्शन मतलब क्रिया और रिएक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिक्रिया। यानी कि आप इसमें कह सकते हो कि प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है किनका, टीचर का और स्टूडेंट का, छात्र और शिक्षक की भागीदारी इसमें प्रॉपर आ रही है। टीचर कोई क्वेश्चन कर रहा है वो एक्शन होगा, स्टूडेंट पलट के आंसर दे रहे हैं तो वो क्या होगा, रिएक्शन होगा, ठीक है। टीचर डम नहीं बैठे हुए यहाँ पर, पैसिव रोल में नहीं है, दोनों ही इंट्रैक्शन कर रहे हैं यहाँ पर, दोनों ही एक्टिव रोल में है और चीजों को समझ रहे हैं। सो दिस इज एक्शन एंड रिएक्शन, ठीक है। कोई क्वेश्चन जनरेट हो रहा है तो बच्चा उठ करके पूछेगा, वो अपना हाथ ऊपर करके क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर चीज में चीजें समझ में नहीं आई है, तो टीचर फिर उस पर क्या करेगा, रेस्पॉन्स करेगा, ठीक है। तो रेस्पॉन्स दोनों तरफ से होगा यहाँ पर, टीचर की तरफ से भी और स्टूडेंट की तरफ से भी। नेक्स्ट है यहाँ पर आपको इसी के अंदर और 3 स्टेप आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी पर्टिकुलर के अंदर, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस, प्रेजेंटेशन ऑफ, ओके, स्टिमुलस क्या होता है, उद्दीपक होता है। अगर आपने वो थ्योरी बिहेवियरिज्म की अगर थ्योरी पढ़ी हो तो उसमें हम बार बार स्टिमुलस का जिक्र करते हैं, हो सकता है आप भूल गए हो, तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टिमुलस जो होता है उद्दीपक, यानी कि वो ट्रिगर करता है आपके बिहेवियर को, ठीक है। आपके सामने कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आपको उत्तेजित करता है किसी व्यवहार को करने के लिए। अगर इस वक्त मैं आपके सामने कोई ऐसा फ्रूट, कोई आपका फेवरेट डिश यहाँ पर ले आऊं, जैसे मान लीजिए आपको काजू कतली बहुत पसंद है,
ठीक है। काजू कतली मैं अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपका आएगा, हो सकता है आपको मुंह में पानी आ जाए, तो वो क्या रिस्पॉन्स है। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जो आपके रिस्पॉन्स को, आपके व्यवहार को ट्रिगर करता है, वो होता है स्टिमुलस। इस वक्त आप लोगों के लिए स्टिमुलस आपका एग्जाम भी हो सकता है, आपकी वो एक सीट भी हो सकती है जो आपको चाहिए हर हाल में कैसे भी करके। ठीक है, तो वो आपके लिए स्टिमुलस हो सकता है। उसके लिए आप व्यवहार क्या कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हो। ठीक है, दिस इज योर बिहेवियर। तो स्टिमुलस क्या होता है, एक व्यवहार लेकर के आता है। ठीक है, तो क्या है भाई, स्टिमुलस का प्रेजेंट हम कर सकते हैं भाई। सिलेक्शन ऑफ स्टिमुलस मतलब क्लासरूम में कोई भी टीचर किसी भी ऐसे स्टिमुलस का चयन कर सकता है जो बच्चे की इन्वॉल्वमेंट को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, इसके लिए हो सकता है भाई कोई वो लाइव पिक्चर दिखा दे बच्चे को समझाते हुए। ठीक है, एसएसटी का कुछ पढ़ा रहा है तो मैप वगैरह, या कि जैसे हम उसको अर्थ के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो अपना वो होता है ना मॉडल जो 360 डिग्री वाला होता है जिसको ग्लोब बोलते हैं, वो दिखा दे। ठीक है, तो कि ऐसा स्टिमुलस हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं एज अ टीचर जिससे बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित हो, बच्चा उसमें बैक इंटरेस्ट दिखाए और उसको बहुत डीपली वो चीज समझ में आ जाए। क्लियर हुआ? ठीक है, अब हम उसका प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, किसका, इस स्टिमुलस का। यहाँ पर स्पेस कम था इसलिए मैंने सिर्फ प्रेजेंटेशन लिखा, आपको लिखना है प्रेजेंटेशन ऑफ स्टिमुलस। इस उद्दीपक का हम कैसे प्रस्तुत करेंगे, ये टीचर सुनिश्चित करता है किस तरीके से आप उसको प्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट आ जाता है फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट। जब ये सारी चीजें हो चुकी है, एक्शन रिएक्शन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो रहा है, तो फीडबैक भी आएगी और फिर रीइंफोर्समेंट भी होगा। फीडबैक का मतलब क्या है, फीडबैक का मतलब होता है कि भाई आपको पता है फीडबैक, जैसे अगर मैंने आपको पढ़ाया हो वापस से अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो दैट मींस दिस इज अ फीडबैक। अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो वो भी एक मेरे लिए फीडबैक है, भी आपको चीज समझ में नहीं आई। ठीक है, फीडबैक ये है। और रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि अगर बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो टीचर उसको प्रेज करेगा तो बच्चे रीइंफोर्स होंगे, उनको पुनर्बलन मिलेगा। ठीक है, अब रीइंफोर्समेंट दो तरीके से होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये सब हम बिहेवियरिज्म थ्योरी में पढ़ के आ रखे, अगर आपको याद हो वो चूहे वाला एक्सपेरिमेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब धनात्मक पुनर्बलन और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब ऋणात्मक पुनर्बलन। ठीक है, दोनों में ही जो बिहेवियर होगा, जो व्यवहार होगा वो अप होगा, मतलब कि इंक्रीज होगा। ठीक है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या कर सकते हैं कि अगर बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो आप उसको स्टार दे सकते हो, छोटा बच्चा तो वो तो बेचारा उसी से खुश हो जाता है। आप उसको प्रेज कर सकते हो, आप उसके लिए क्लैपिंग करवा सकते हो। ठीक है, तो इससे क्या है, वो पॉजिटिव है भाई, आप चीजों को एडअप कर रहे हो ताकि बच्चे का व्यवहार बना रहे, बच्चा पढ़ाई में अच्छा करता रहे, आप उसको क्लैपिंग करा रहे हो। नेगेटिव का क्या है, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब है कुछ चीज आपने उससे छीन लिया ताकि उसका व्यवहार अप रहे। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा फोन देख रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तो आप उससे वो फोन छीन सकते हो। ठीक है, आप उसको डांट सकते हो, धमका सकते हो ताकि उसका व्यवहार क्या रहे, अप रहे। तो दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। क्लियर हुई इतनी चीजें? ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको इंटरेक्टिव फेज के अंदर पढ़नी है और आपसे पूछी जाती है। तो एज इट इज आपको ये सारी चीजें जो है वो करनी है। ये प्लानिंग हो गया, यहाँ पर प्रेजेंटेशन हो गया, टीचर ने अब सारी चीजें प्रेजेंट कर दी है। अब आते हैं नेक्स्ट फेज की तरफ, दिस इज पोस्ट एक्टिव फेज, यानी कि ये आफ्टर क्लास की बात है। ठीक है, आफ्टर टीचिंग की बात। अब शिक्षण यहाँ पर हो चुका है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है, उसके बाद का प्रोसेस वही होता है जो आपके लिए सरप्राइज टेस्ट क्रिएट किया जाता था आपके टीचर्स के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर इवैल्यूएशन होगा, मूल्यांकन होगा, जिसमें टीचर ये फाइंड करेगा कि जो ऑब्जेक्टिव एक टीचर अचीव करने की यहाँ पर उसने प्लानिंग की थी वो अचीव हुआ है कि नहीं हुआ है, वो यहाँ पर फाइंड आउट किया जाएगा आफ्टर क्लास। ठीक है, तो डिटरमाइन द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ बिहेवियर चेंज, सटीक आयामों का निर्धारण करना, मतलब जो एग्जैक्ट बिहेवियर में जो परिवर्तन आना चाहिए था क्या वो आ पाया कि नहीं आ पाया। एग्जैक्ट डायमेंशन निकालना कि मैं यहाँ पर बच्चों का बिहेवियर इतना यहाँ पर बदलना चाहती थी, अब बच्चों का जो व्यवहार है वो कितना बदला, क्या उस पर्टिकुलर चीज को वो छू पाया कि नहीं छू पाया। मतलब कि इस पूरे इसको कंटेंट को ऑर्गेनाइज करके मैं ये साबित करना चाहती हूँ, मैं ये फाइंड आउट करना चाहती हूँ आपको ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ये आपका जो मैं क्वेश्चन लेकर के आऊंगी आपके लिए वो बताएगा कि अगर आपके क्वेश्चन अच्छे आए वहां पर, अगर आपने आंसर सारे जैसे मान लीजिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए, ठीक है, मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिए और आप लोग 30 बच्चों का एक ग्रुप हो और सभी के मतलब इन जनरल आमतौर पर सभी बच्चों के 17, 18, 19 मार्क्स के अराउंड अगर आ रहे हैं, दैट मीन्स जो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो मेरा क्या हो गया, अचीव हो गया, मतलब हो गया वो अचीव। अगर यहाँ पर आप लोगों के लाइक 11, 12, 13, 10 ऐसे नंबर अगर आ रहे हैं सभी के इन जनरल, अगर सबके ऐसे ही आ रहे हैं, दैट मीन्स फिर मेरा जो वो ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पर सेट किया था वो अचीव नहीं हुआ है।
ठीक है, तो ये है इसका मतलब कि एग्जैक्ट डायमेंशन बताना कि बच्चे का व्यवहार में परिवर्तन कितना आया है, जितना आपने सुनिश्चित करा था उतना आया कि नहीं आया, उतना उसको समझ में आया कि नहीं आया, तो ये बताता है यहाँ पर फर्स्ट थिंग। ओके, दीज आर द ऑपरेशंस। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ टेस्टिंग डिवाइस एंड टेक्निक्स। अब यहाँ पर किन डिवाइसेस का आप इस्तेमाल कर रहे हो, किन टूल्स एंड टेक्निक्स का आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो भी बताता है। ठीक है, यानी कि आप जब परीक्षा ले रहे हो बच्चे की, जब आप टेस्ट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो, तो वो टेस्ट आपका वैलिड होना चाहिए है एंड रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको नाम ध्यान में आ रहा हो तो हम क्वालिटी ऑफ गुड टेस्ट में टेट एग्जाम के अंदर वैलिड और रिलायबिलिटी को पढ़ते हैं। ठीक है, वैलिडिटी हम पढ़ते हैं, मतलब कि टेस्ट आपका वैध होना चाहिए। वैध से क्या मतलब है? वैध से मतलब ये है कि जिस चीज को मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही हूं वो उसको फाइंड आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मतलब मैं ऐसा टेस्ट बनाऊं जो इस पर्टिकुलर टॉपिक को ही बताएं मुझे कि बच्चे के नंबर इसके अकॉर्डिंग ही आने चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी उलझुल टेस्ट यहाँ पर बना रही हूँ। ठीक है, मेरा मकसद अगर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना है तो मैं ऐसा टेस्ट बनाऊं जो इसी की ही अंडरस्टैंडिंग चेक करवाए। दिस इज वैलिडिटी। और रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? विश्वसनीयता है। ठीक है, आप हिंदी में लिख सकते हो विश्वसनीयता, मतलब कि अगर सेम टेस्ट को मैं हल्के फुल्के टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग अगर लेती हूँ तो सेम रिजल्ट आता है। ठीक है, जैसे मैंने आज सुबह लिया, फिर मैं कल ले लूं सेम टेस्ट को, परसों ले लूं सेम टेस्ट को, तो बच्चों के सेम ही नंबर आए, तो वो क्या है? वो रिलायबिलिटी है, विश्वसनीय टेस्ट है वो। तो ये भी डिपेंड करता है भी आप किस प्रकार का टेस्ट यहाँ पर चूज कर रहे हो। चेंजिंग स्ट्रेटेजीज ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर बच्चों का जो रिस्पॉन्स आया है, ठीक है, बच्चों का जो व्यवहार में चेंज हुआ है, जो फीडबैक आपको यहाँ पर इवैल्यूएशन के बाद मिला है, ये बताता है कि आपने अभी तक जो टीचिंग की वो वैलिड थी कि नहीं थी, वो कंप्लीट थी कि नहीं थी। यानी कि ये आप बच्चों का जो फीडबैक है, बच्चों के जो नंबर आए हैं, ठीक है, वो बताएगा कि आपने जो ये सारी चीजें यहाँ पर करी वो फुलफिल करती है कि नहीं करती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव हमने यहाँ पर सेट करे थे वो सारे हुए कि नहीं हुए। अगर हुए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुए दैट मीन्स एक टीचर के लिए एक फीडबैक का काम है ये कि यू हैव टू चेंज योर टीचिंग मेथड। आपको अपनी स्ट्रेटेजीज में बदलाव लाना होगा और आपको फिर से इस कंसेप्ट को पढ़ाना होगा। क्लियर चीज है। और अगर बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं, बच्चों को अगर चीजें अच्छे समझ में आ रही है, दैट मीन्स फिर अच्छी बात है, एक टीचर के लिए जो उसने इतनी मेहनत करी है वो उसकी फुलफिल हो गई है। सो दीज आर द फेजेस जो आपको यहाँ पर समझने थे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने 3 फेजेस की बात करी है। फेज का मतलब होता है हम व्यवस्थित तरीके से शिक्षण को प्रेजेंट करना। फर्स्ट फेज इज प्रीएक्टिव फेज, सेकंड वन इज इंटरैक्टिव एंड थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव फेज। इसमें हम प्लानिंग करते हैं, इसमें हम इस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पर हम इवैल्यूएशन करते हैं। ये जो चीजें हैं वो एम ही नहीं है, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर याद होने चाहिए हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम इनको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।